चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाषण दिया। जीडीआई, जीएसआई, बीआरआई, इन सब पर जोर। क्या ये वही पुरानी बातें थीं या कुछ नया था इसमें? डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड। लेकिन इस बार शी जिनपिंग ने एससीओ को बदलते वक्त के साथ बेहतर बनाने पर जोर दिया और जीएसआई का जिक्र अहम है। जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इस पर इतना ध्यान क्यों? क्योंकि कई जानकार मानते हैं कि चीन इसके जरिए अपना एक अलग एक सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। शायद नाटो जैसा कुछ। अपना नाटो। अच्छा। हाँ, हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि चीन जो कहता है और जो करता है उसमें कई बार अंतर दिखता है। पर हाँ, उन्होंने अगली राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की बात भी की। दिलचस्प। अच्छा, अब ईरान पर आते हैं। उनके लिए बैठक शायद सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, वो एससीओ से कुछ ठोस चाह रहे थे, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। ईरान के लिए एससीओ एक तरह से आप कह सकती हैं कि पश्चिमी प्रतिबंधों और खासकर इजरायल के साथ जो उनका तनाव बढ़ रहा है उसके बीच एक सुरक्षा कवच जैसा है। वो समर्थन चाह रहे थे। उनकी मंशा साफ थी कि एससीओ, खासकर चीन और रूस, उनकी संप्रभुता के लिए आवाज उठाएं, एकजुटता दिखाएं। लेकिन कितना सीधा समर्थन मिला ये कहना मुश्किल है। रूस ने तो कूटनीतिक हल पर ही जोर दिया। और इन सब के बीच भारत, पहलगाम हमले के ठीक बाद पाकिस्तान भी वहां मौजूद था। फिर भी डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में गए। क्यों? क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी? नहीं, औपचारिकता नहीं। ये भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि बातचीत के दरवाजे खुले रखने हैं, चाहे माहौल कितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। जैसे अफगानिस्तान मामले में हुआ था। बिल्कुल। तालिबान से बातचीत जारी रखने का फायदा मिला था। यहाँ भी जयशंकर ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया उन्होंने ये मुद्दा। हाँ, और इसे सीधे सीधे आतंकवाद के खिलाफ एससीओ के जो अपने लक्ष्य हैं उनकी नाकामी के तौर पर पेश किया। तो भारत ऐसे मंचों का इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए कर रहा है। अच्छा, तो एक तरफ एससीओ में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ नेटो की तरफ से क्या चल रहा था? हाँ, उसी दौरान नाटो चीफ का बयान आया। उन्होंने भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों से अपील की। किस बात की अपील? कि वो रूस पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव डालें। अच्छा, ये अपील अपने आप में थोड़ी अजीब नहीं है, खासकर तब जब अमेरिका खुद ही। बिल्कुल वही बात है। एक तरफ ये अपील, दूसरी तरफ अमेरिका से ही खबरें आ रही थीं कि वो शायद भारत से तेल खरीदने पर टैरिफ लगा सकता है। हाँ, और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान भी था कि अमेरिका नाटो को हथियार बेच रहा है, यूक्रेन को सीधे दे नहीं रहा। सही। तो ये विरोधाभास साफ दिखते हैं। तो भारत इस दबाव को कैसे झेल रहा है? ये तेल वाली बात पर डॉक्टर जयशंकर ने कुछ कहा था ना? हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि जब पश्चिम ने रूस से तेल लेना बंद किया और मिडल ईस्ट की तरफ गए तो भारत के जो पारंपरिक सप्लायर्स थे उन्होंने दाम बढ़ा दिए। हाँ, उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी। तो भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए, अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, पश्चिमी दबाव के बावजूद। साफ है कि भारत अब अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही दबाव कितना भी हो। हाँ, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, कई देश अब ऐसा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया अब किसी एक ध्रुव के हिसाब से नहीं चल रही। तो कुल मिला के तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ एससीओ है, दूसरी तरफ नाटो। चीन एससीओ में अपनी महत्वाकांक्षाएं देख रहा है, ईरान सुरक्षा ढूंढ रहा है, नाटो रूस पर लगाम कसना चाहता है, और भारत इन सबके बीच संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। बिल्कुल। भारत एक तरफ एससीओ जैसे मंचों पर संवाद भी बनाए हुए है, कूटनीतिक रास्ते खुले रखे हैं, और दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा जैसे ठोस मुद्दों पर कोई समझौता नहीं कर रहा। एकदम सही। ये आज की बहुध्रुवीय दुनिया की सच्चाई है। बहुत पेचीदा है सब कुछ। मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ नाटो जैसा पश्चिमी ढांचा पहले से है। क्या ये जो समानांतर संरचनाएं बन रही हैं या मजबूत हो रही हैं, ये भविष्य में वैश्विक गठबंधनों को और भी ज्यादा उलझा देंगी? खासकर उन देशों के लिए जो किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहते, जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए आगे की राह कैसी होगी, ये सोचने वाली बात।